बच्चों, हम अध्ययन कर रहे हैं क्लास 9th हिस्ट्री का चैप्टर 3 नाज़ीवाद और हिटलर का उदय। और आज के वीडियो के तहत हम अध्ययन करेंगे जो ये नाज़ीवाद सोच थी, हिटलर की जो विचारधारा थी वो आखिरकार क्या थी, यानी नाज़ियों का विश्व दृष्टिकोण कैसा था, उनकी संपूर्ण वैश्विक समुदाय के प्रति क्या सोच थी। सबसे पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि इससे पहले के वीडियो में हमने क्या देखा। बच्चों, हमने देखा कि 1933 में जर्मनी के चांसलर बनते हैं हिटलर, और वह इनेबलिंग एक्ट विशेषाधिकार अधिनियम के द्वारा जर्मनी में तानाशाही शासन की स्थापना करते हैं। इसके बाद यह जर्मनी के साम्राज्य का विस्तार करना प्रारंभ करते हैं और पोलैंड पर आक्रमण करते हैं 1 सितंबर 1939 में। इसी आक्रमण के साथ द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। द्वितीय विश्व युद्ध जो कि 1939 से लेकर 1945 के मध्य तक लड़ा जाता है। इस युद्ध में अमेरिका का आगमन होता है। अमेरिका के द्वारा जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराए जाते हैं, परमाणु बम। इसी के साथ ही जर्मनी और जर्मनी के साथ जो दूरी राष्ट्र थे उनकी पराजय होती है। हिटलर के द्वारा आत्महत्या कर ली जाती है। तो इतना हम पढ़ चुके थे। आज हम देखेंगे कि हिटलर की क्या सोच थी, उनका जो ये नाजीवादी पार्टी थी इसका क्या वैचारिक आधार था, और जो नाज़ी समाज उन्होंने बनाया था वह समाज कैसा था। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। नाज़ी विचारधारा हिटलर के वैश्विक दृष्टिकोण का पर्याय थी, यानी वाद किसे कहते हैं? वाद हम कहते हैं विचारधारा को, सोच को, विचारों को। तो नाज़ीवाद यानी नाज़ी जो हिटलर है, हिटलर की संपूर्ण वैश्विक समुदाय के प्रति जो सोच थी, मनुष्य के प्रति जो सोच थी, वो ही क्या है? वो ही है नाज़ीवाद। तो हिटलर ने जो अपनी विचारधारा दी वो विचारधारा जातीय पदानुक्रम के सिद्धांत पर आधारित थी। वो क्या मानते थे कि कुछ जातियां सर्वश्रेष्ठ होती हैं, कुछ जातियां हीन होती हैं, और जो श्रेष्ठ जातियां होती हैं बस उनको ही समाज में बने रहने का अधिकार होता है। यानी जिस नीति का उन्होंने पालन किया, किस नीति का, कि उन्होंने क्या किया? यहूदियों पर अत्याचार किया, जिप्सियों पर अत्याचार किया, सिर्फ जो नार्डिक आर्य थे उनको ही जर्मन साम्राज्य में रहने के योग्य माना। तो उन्होंने अपनी जो ये नीति अपनाई, जो ये नाज़ीवाद की नीति थी, इसके लिए तर्क दिया। क्या तर्क दिया उन्होंने अपने जातीय पदानुक्रम के सिद्धांत के माध्यम से तर्क दिया कि सभी समाजों को बराबरी का हक नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो कि नस्लीय आधार पे दूसरी जातियों से श्रेष्ठ होते हैं। उन्होंने कहा कि जो ब्लॉन्ड नीली आंखों वाले नार्डिक जर्मन आर्य होते हैं वो सबसे ऊपर होते हैं। किसमें? इस जातीय पदानुक्रम में, इस रेशियल हायरार्की में। ठीक है, जैसे हमारे समाज में पहले हमारा समाज बटा हुआ था, अभी जातिवादी प्रथा नहीं है इतनी हमारे समाज में, तो बटे हुए थे ना अलग अलग वर्ण और जातियाँ, जैसे कि ब्राह्मण सबसे ऊपर रहेगा, फिर क्षत्रिय। तो इसी तरह से ही वो उन्होंने जर्मन समाज को विभाजित कर दिया कि सबसे ऊपर आएंगे नार्डिक आर्य जो कि जर्मन मूल के लोग हैं, और यहूदी को उन्होंने सबसे निचले पायदान पे रखा। अब आपके दिमाग में ये ज़रूर से आया होगा कि नार्डिक आर्य ऐसे क्या होते थे? क्या उनके पास कुछ विशेष हाथ पैर होते थे या शारीरिक संरचना होती थी? तो ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, ये ज़रूर था कि हिटलर उन्हें शुद्ध नस्ल का मानते थे। हिटलर ये समझते थे कि सिर्फ यही लोग हैं जो जर्मनी को एक शक्तिशाली राज्य बना सकते हैं, उसमें अपना योगदान दे सकते हैं, क्योंकि उनमें शुद्ध रक्त बह रहा है। तो इसलिए उन्होंने जो अन्य जातियाँ थी, यहूदी है, जिप्सी है, रोमा है, इनका सामूहिक कत्लेआम करवा दिया था, और इसके लिए तर्क यही दिया था। किसका? नस्लीय श्रेष्ठता का। तो आप ये देख पा रहे हैं, ये यहाँ पे जो फ़ोटो दिखाया गया है ये एक नार्डिक जर्मन व्यक्ति का फ़ोटो है। यहाँ पे ये पिक्चर कुछ थोड़ी ऐसी है, ब्लैक एंड वाइट, उस समय ऐसी होती थी। तो आप देख पा रहे हैं, इमेजिन कर लीजिए कि इसकी ब्लू आइज हैं और ये ब्लॉन्ड हेयर यानी गोल्डन जो इसके क्या हैं, बाल हैं। ठीक है, यहूदी को उन्होंने नस्ल विरोधी माना और नार्डिक आर्यों का कट्टर शत्रु माना। यहाँ आप देख पा रहे हैं ये यहूदी हैं। क्या आपको कुछ विशेष अंतर नज़र आ रहा है इसमें? मुझे तो नहीं आ रहा, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं जो जर्मनी में ही रहते थे, और लगभग जो जर्मनी के मूल थे नार्डिक आर्य जिन्हें हिटलर श्रेष्ठ बता रहा है, तो इनमें और जो ये यहूदी है इनमें अंतर करना बहुत मुश्किल था। लेकिन उन्होंने पता है अंतर करने के लिए क्या किया? ये आप देख पा रहे हैं, सबकी ड्रेस पे एक स्टार लगा हुआ है ना, सितारा लगा हुआ है सबकी ड्रेस पे। तो इस सितारा था पहचान कि ये यहूदी हैं जो सितारा लगाते हैं। आगे हम इसी वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से उन्हें ये सितारा लगाने के लिए बोला जाता है। जो यहूदी होते हैं ना, उनके घर पर, उनकी हर वस्तु पे, यहाँ तक कि वो कहीं जाते हैं तो उनके वस्त्रों पे भी ये सितारा लगाना अनिवार्य था। ठीक है,
तो बाकी समाजों को उनके बाहरी रंग रूप के आधार पे, मतलब सबसे ऊपर तो रख दिया उन्होंने जर्मन नार्डिक आर्य को, सबसे नीचे रख दिया यहूदियों को, ठीक है, इस पदानुक्रम में, और बीच में रखा जो अन्य जाति के लोग थे, अन्य जो लोग थे उनको बीच में रख दिया। नार्डिक जर्मन आर्य क्या थे? नार्डिक जर्मन आर्य आर्यों की एक शाखा थी जो कि उत्तर यूरोपीय देश में रहते थे और जर्मन मूल के या मिलते जुलते मूल के लोग होते थे। और ब्लॉन्ड किसे कहा जाता है? नीली आंखों और सुनहरे बालों वालों को क्या कहा जाता है? ब्लॉन्ड कहा जाता है। ये कठिन शब्द हैं जो हमने अभी डिस्कस किए थे। बच्चों, हिटलर ने नस्लवादी राज्य की स्थापना की थी। अपने इस नस्लवादी राज्य में उन्होंने जर्मन नार्डिक आर्य को प्रमुखता प्रदान की थी। इसके अलावा जितनी भी नस्लें थी, चाहे वो यहूदी हो चाहे वो जिप्सी हो, उन्होंने इनको अवांछनीय की श्रेणी में रखा था। तो अब ये देखते हैं कि हिटलर की जो ये नस्लीय सोच है वो किसके विचारकों से, कौन से ऐसे विचारक थे जिनसे प्रेरणा लेकर के हिटलर ने अपनी इस नस्लीय सोच को तार्किक सिद्ध किया था, अपनी इस नस्लीय सोच के प्रति उनके सिद्धांतों का तर्क दिया था। तो हिटलर की नस्ली सोच चार्ल्स डार्विन व हर्बर्ट स्पेंसर जैसे विचारकों के सिद्धांतों पर आधारित थी। तो एक बार देखते हैं कि इन विचारकों ने क्या विचार दिए थे। चार्ल्स डार्विन जो कि एक प्रकृति वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपना सिद्धांत दिया था विकास व प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार डार्विन ने कहा कि प्रकृति में वो ही जीव जीवित रह पाते हैं जो कि प्रकृति के साथ अपना समायोजन स्थापित कर लेते हैं। जैसे मैं उदाहरण देना चाहूँगी डायनासोर का। डायनासोर बहुत पहले पाए जाते थे, वर्तमान में डायनासोर का अस्तित्व नहीं है। इसके पीछे तर्क यही दिया जाता है कि बदले हुए प्राकृतिक परिवेश के साथ डायनासोर के द्वारा समायोजन नहीं किया गया, इसलिए डायनासोर विलुप्त हो गया। लेकिन अगर हम कॉकरोच को देखें तो कॉकरोच बहुत पहले के समय में भी पाए जाते थे, वर्तमान में भी पाए जाते हैं। उसके पीछे तर्क यही है कि उन्होंने बदले हुए प्राकृतिक परिवेश व परिस्थितियों के अनुरूप समायोजन स्थापित कर लिया। तो क्या कहती है डार्विन की थ्योरी कि जगत में उन्हीं जीवों का अस्तित्व रहता है जो कि बदली हुई प्राकृतिक परिस्थितियों के अनुरूप समायोजन स्थापित कर लेते हैं, जिनमें प्रकृति के साथ समायोजन की क्षमता होती है, उन्हीं जीवों का अस्तित्व रहता है। तो हिटलर ने इनके विचारों से प्रेरणा ली, साथ ही हर्बर्ट स्पेंसर के विचारों से भी उन्होंने प्रेरणा ग्रहण की। हर्बर्ट स्पेंसर वो भी एक प्रकृति वैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या सिद्धांत दिया? उन्होंने अति जीवितता का सिद्धांत दिया, यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। क्या कहती है ये थ्योरी? इस थ्योरी के अनुसार जो सबसे योग्य होगा वो ही जिंदा बचेगा, अर्थात जो प्रजाति बदले हुई वातावरण की परिस्थिति के अनुरूप खुद को ढाल लेगी, साथ ही जो सबसे ज्यादा योग्य होगी, सबसे ज्यादा जिसमें श्रेष्ठता होगी, क्षमता होगी, वो ही प्रजाति जीवित रहेगी, वो ही प्रजाति अपना अस्तित्व बचा पाएगी। ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा जो योग्यतम होगा, सबसे ज्यादा जो श्रेष्ठ होगा, उसी की क्या होगी? विजय होगी। तो इन दोनों प्रकृति वैज्ञानिक ने, चार्ल्स डार्विन ने और हर्बर्ट स्पेंसर ने जो सिद्धांत दिए, उन्हीं को हिटलर के द्वारा अपनाया गया और हिटलर ने अपने जितने भी नस्लवादी विचार थे उनको सत्य सिद्ध करने के लिए, उनको तार्किक सिद्ध करने के लिए इनके विचारों का सहारा लिया। नस्लवादी विचारकों व राजनेताओं ने पराजित समाज पर अपने साम्राज्यवादी शासन को सही ठहराने के लिए डार्विन के विचारों का ही सहारा लिया। जैसे कि अपन नात्सियों के विचारों को देखते हैं। नात्सी क्या कहते थे? जो नस्ल सबसे ताकतवर है वही जिंदा रहेगी और कमजोर नस्लें अपने आप ही खत्म हो जाएंगी, और आर्य नस्ल सर्वश्रेष्ठ नस्ल है, उसे अपनी शुद्धता बनाए रखते हुए, ताकत हासिल करते हुए पूरी दुनिया पर वर्चस्व स्थापित करना है। तो ये विचार थे किसके? नाजीज्म के, नाजीवाद के, या हम कहें नात्सियों के। ठीक है, समझ पा रहे हो कि जो जर्मन आर्य हैं वो श्रेष्ठ नस्ल वाले लोग हैं, और जो श्रेष्ठ होते हैं वो ही अपना शासन स्थापित कर पाते हैं, वो ही जिंदा बच पाते हैं, उन्हीं का ही आधिपत्य रहता है। और इसको इन्होंने डार्विन के और स्पेंसर के दोनों के नियमों के माध्यम से सिद्ध करने का, स्पष्ट करने का प्रयास किया। अब हिटलर ने जो साम्राज्यवादी नीति अपनाई थी, अपने साम्राज्य का, अपने क्षेत्रफल के विस्तार करने की नीति, वो नीति आधारित थी एक दूसरे विचारक लेबनस्त्राउम, ठीक है, लेबनस्त्राउम के विचारों पर। उन्होंने क्या था? जीवन परिधि की अवधारणा दी थी, भू राजनीतिक अवधारणा। क्या थी ये अवधारणा? कि उन्होंने ये कहा कि अपने लोगों को बसाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों पर कब्जा करना जरूरी है, क्योंकि इससे देश का क्षेत्रफल बढ़ेगा
और संसाधन भी हासिल होंगे। तो हिटलर वो ही करता है, वह जर्मन राष्ट्र के लिए अधिक से अधिक संसाधन और शक्ति हासिल करना चाहता था। हिटलर पूर्व में हमने देखा कि पूर्वी यूरोप को अपने कब्जे में करना चाहता था और इसीलिए इसने पोलैंड पर हमला किया और पोलैंड इसकी जो लेबनस्ट्राउम की जो धारणा थी, साम्राज्य विस्तार की धारणा थी, उसकी पहली प्रयोगशाला बना। यानी जो सबसे पहला इसने आक्रमण किया पूर्वी यूरोप में, वो किस पर किया? पोलैंड पर इसने आक्रमण किया। ये देखो, उसने नस्लवादी राज्य की स्थापना की। जैसा कि मैंने बताया कि वो नार्डिक जर्मन आर्य को सबसे सर्वश्रेष्ठ नस्ल मानता था। तो नाज़ी शुद्ध व स्वस्थ नार्डिक आर्यों का समाज बनाना चाहते थे और इनको उन्होंने संज्ञा दी वांछितों की, कि ये मुझे अपने समाज में चाहिए। क्या बोला इन्होंने? इनको वांछित, ठीक है। और इनको किस योग्य माना गया? ये तरक्की और वंश विस्तार के योग्य माने गए। जबकि बाकी की जितनी भी नस्लें थी जो कि जर्मनी में रह रही थी, चाहे वो यहूदी हो, जिप्सी हो, एस्वेत, ठीक है, मतलब काले वर्ण के लोग, एस्वेत, रूसी और पोलिस मूल के लोग थे, उनको अवांछितों की संज्ञा दी गई कि जर्मन समाज को इनकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए, ये नॉर्डिक जर्मन आ रही है, ये यहाँ पे अफ्रीकन, इंडियन और फिर एब्रोजिनल, ठीक है, ये जो अन्य जातियाँ उस वक्त निवास कर रही थी उनको दिखाया गया है। और यहाँ पे सर्वश्रेष्ठता बताई गई है नार्डिक जर्मन आ रही है कि ये शारीरिक दृष्टि से भी और बौद्धिक दृष्टि से भी अन्य लोगों से ज़्यादा क्या होते हैं? प्रतिभा संपन्न होते हैं। अब हिटलर क्या करता है? ये जितने भी अवांछित होते हैं, अश्वेत वर्ण के लोग होते हैं या फिर जिप्सी, यहूदी, इन अवांछितों को अशुद्ध या असामान्य बताता है। और इसी के साथ ही यूथनेजिया, किसे कहा गया? यूथनेजिया। आगे चलकर हम पढ़ेंगे कि जो हिटलर है ना, विश्व समुदाय की पकड़ में नहीं आए, ये चीज़ सबसे छुपी रही ये चीज़। इसके लिए वो विशेष भाषा का, विशेष शब्दों का इस्तेमाल करता है। जैसे कि यूथनेजिया कहा है उसने। यूथनेजिया कार्यक्रम के तहत में क्या करता था? नाज़ी अफसरों के द्वारा ये ऐसे लोग जो कि मानसिक और शारीरिक रूप से अयोग्य थे, जो कि हमने सारे देखे, यहूदी, जिप्सी, श्वेत, विकलांग, तो ऐसे लोगों को मौत की घात उतरवा देता था। कौन से कार्यक्रम के तहत? यूथनेजिया, यानी दया मृत्यु के कार्यक्रम के तहत। जबकि असल में तो क्या था? ये सामूहिक हत्याकांड था। मतलब हिटलर की इतनी खतरनाक तानाशाही थी, हमने कहा ना आपराधिक समाज की छवि बना दी थी जर्मनी की, कि इतनी खतरनाक तानाशाही कि नार्डिक जर्मन आर्य के लोग ही जर्मनी में रहेंगे, बाकी के लोग खुद ही डर से भाग गए थे यहूदी, और जो बेचारे नहीं भागे थे उनको पकड़ पकड़ के सामूहिक हत्याकांड, गैस के चैम्बर में या कुछ ऐसी विशेष बस्तियाँ थी उनमें ले जा करके पटक दिया गया है, जिनको हम आगे देखेंगे। अब देखो, बार बार आ रहा है जिप्सी। ये जिप्सी क्या होता था? ये यूरोप का अल्पसंख्यक घुमक्कड़ समुदाय था। घुमक्कड़ जानते हो ना, जो एक जगह टिक के नहीं रहते हैं, स्थायी निवास नहीं करते हैं, जैसे अपने यहाँ पे बंजारे हैं। तो ये यूरोप का अल्पसंख्यक घुमक्कड़ समुदाय था और इसके अंदर सिंती और रोमा, ये दो ऐसे ही समुदाय थे। यहाँ पे देखो रोमा समुदाय को दिखा रखा है, ठीक है। नाज़ियों ने जर्मनी में रहने वाले जिप्सियों और एस्वेतों को जर्मन की नागरिकता उनसे छीन ली और उन्हें मार डाला। जब जर्मनी ने पोलैंड और रूस पर आक्रमण किया और उनके कुछ हिस्सों पर कब्जा किया, तो पोलैंड के और रूस के जितने भी स्थानीय लोग उनके कब्जे में आए, उनको गुलाम बनाया और उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया। और अमानवीय व्यवहार इतना किया, ज़्यादा काम करवाया गया, भूखा रखा गया, जिसके कारण वो काम की भोज और भूख से ही मर गए। ये आप देख पा रहे हैं, ये जर्मनी है, ये पोलैंड है, पोलैंड के कुछ भागों पे कब्जा कर लिया था। इधर ये रूस है, सोवियत संघ है। तो इसने क्या किया? यहाँ के लोगों पर अमानवीय अत्याचार किए। किसने? जर्मनी ने। क्योंकि इसकी तो एक ही सोच थी कि बस जर्मन के जो लोग हैं, और जर्मन के भी कौन से, शुद्ध जो नार्डिक आर्य नस्ल है, वही सर्वश्रेष्ठ है, बाकी के सबको तो जिंदा रहने का भी अधिकार नहीं है। आगे पढ़ते हैं। नाज़ी जर्मनी में सबसे बुरा हाल हुआ यहूदियों का, क्योंकि ईसाई धर्म का ये आरोप था कि यहूदियों ने ही ईसा मसीह को मारा है। इसलिए पूरे यूरोप में यहूदियों के खिलाफ ये क्या था? घृणा का थोड़ा वातावरण था। इसी के साथ ही ये कहा जाता था कि यहूदी लोग आदतन क्या होते हैं? आदत से मजबूर होते हैं, आदतन ही ये हत्यारे होते हैं और सूदखोर होते हैं। किसे कहा जाता है? सूदखोर। सूदखोर उसे कहते हैं जो बहुत ज़्यादा ब्याज वसूलता है, यानी रुपए उधार पे देता है, बदले में बहुत ज़्यादा ब्याज वसूलता है। और ये जो शब्द है सूदखोर, ये गाली की तरह इस्तेमाल होता है। तो यहूदियों को आदतन हत्यारे व सूदखोर माना गया और
क्या कहा गया कि ये मुख्यतः व्यापार और धन उधार देने का कार्य करते हैं और इनका एकमात्र ये बहुत लालची होते हैं और साथ ही इन्होंने ही ईसा मसीह को मारा था। तो इस तरह की धारणा होती है यहूदियों के खिलाफ और फिर ये सारी जो विरोधी भावना होती है ये निकलती है उनके ऊपर अत्याचार के जरिए। मध्यकाल तक यहूदियों को ज़मीन का मालिक तक बनने की मनाही थी। वे बाकी समाज से अलग बस्तियों में रहा करते थे और इन बस्तियों को क्या कहा जाता था? घेटो। आप देख पा रहे हैं इस चित्र को, कच्ची बस्तियां बनी हुई हैं, कोई साफ़ सफाई नहीं है, असंख्य लोग हैं, बहुत सारी जनसंख्या है, मतलब जो दम घोटू जो वातावरण होता है ना वो होता था इन घेटों में, इसे हम दड़बा भी कह सकते हैं। अब जो ये ईसाई थे इनके मन में ये बात बैठी हुई थी कि इन्होंने ही हमारे जो जीसस हैं उनको मारा था। तो ये लोग नस्ल संहार कार्यक्रम के जरिए बार बार यहूदियों का सफाया करते रहते थे और एक ही उपाय होता था इनके बचने का, अगर ये धर्म परिवर्तन करके ईसाई बन जाएं तो इनको छोड़ दिया जाता था। जब भारत पर अंग्रेज़ों का शासन था तो अंग्रेज़ों के द्वारा भी यही किया जाता था, भारतीयों के ऊपर धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव डाला जाता था। जो हिंदू ईसाई धर्म अपना लेते थे उनको विशिष्ट पद दे दिया जाता था। तो इधर भी ये ऐसा नहीं कि सिर्फ जर्मनी में बल्कि पूरे यूरोप में जो ईसाई वर्ग के लोग थे ये इस तरह का धारणा रखते थे किसके प्रति? यहूदियों के प्रति। तो बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है, हम सिर्फ ये पढ़ रहे हैं कि जो नास्तिवाद है इसकी विश्व के प्रति क्या सोच थी। तो उन्होंने खुद का एक राज्य बनाया तो उनकी यही सोच थी कि विश्व में पूरे संपूर्ण वैश्विक समुदाय में सिर्फ हमारी जर्मन नार्डिक आर्य जो नस्ल है ना वो शुद्ध नस्ल है क्योंकि उसमें शुद्ध रक्त बहता है। इसके अलावा इन्होंने सब पर अत्याचार किया। परंतु हिटलर क्या करते थे कि भाई जो ईसाई होते थे वो तो सामूहिक नरसंहार करते थे पहले और कुछ लोग जो धर्म अपना लेते थे उनको छोड़ भी देते थे, लेकिन हिटलर ने ऐसा कोई मार्ग नहीं दिया। हिटलर तो बस एक ही चीज़ चाहते थे कि इन यहूदियों का क्या हो जाए, पूरी तरह से खात्मा हो जाए। इसके लिए उन्होंने क्या किया, 1933 से लेकर 1938 तक के दौर में यहूदियों के आजीविका के जो भी साधन थे, रोजी रोटी के साधन थे, वो छीन लिए, उनको समाज से अलग थलग कर दिया। एक तो दरिद्र हो गए क्योंकि रोजी रोटी के साधन छिन गए, बिल्कुल जो आम आदमी के साथ रह रहे थे जर्मन समाज के साथ, तो उनको उस समाज से अलग कर दिया और इतने ज़्यादा इनमें डर पैदा कर दिया कि कई यहूदी तो जर्मनी को छोड़कर ही चले गए। इसके अलावा 1939 से लेकर के 1945, याद आया कुछ? ये वही समय अवधि है जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। तो दूसरा विश्व युद्ध उधर चल रहा है, पूरी दुनिया युद्ध में लगी हुई है, लेकिन जर्मनी के अंदर क्या चल रहा था? जर्मनी ने इस दौर में यहूदियों को कुछ खास इलाकों में इकट्ठा करना शुरू किया और ये खास इलाके कहाँ थे? पोलैंड में और रूस में। गैस के चैम्बर बने होते थे, गैस के चैम्बर में इन्हें मारने की नीति अपनाई गई। यहाँ आप देख पा रहे हो ये गैस के चैम्बर थे, इनमें सामूहिक रूप से हत्याकांड को अंजाम दिया जाता था, विषैली गैस इनमें छोड़ दी जाती थी और इस तरह से हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग मारे जाते थे। घेटो हम बता ही चुके हैं, घेटो क्या होता था? किसी भी समुदाय को औरों से अलग थलग करके रखना ही क्या था? घेटो था। ठीक है, घेटो में रखे जाते थे। अब आगे बात करते हैं बच्चों नस्ली कल्पना लोग या यूटोपिया की, कि कैसा समाज बनाना चाहते थे, क्या थी उनकी कल्पना, क्या था उनका कल्पना लोग हिटलर का। द्वितीय विश्व युद्ध के साये में नाज़ी अपने कातिलाना और नस्लवादी कल्पना लोग या आदर्श विश्व के निर्माण में लगे हुए थे। उनका आप सनक भी कह सकते हो कि एक यही सनक थी कि एक ऐसे विश्व का निर्माण करवाएं जिसमें सिर्फ नार्डिक आर्य ही रहें। इसलिए उन्होंने दो मोर्चे अपना रखे थे, अंदर जनसंहार कर रखा था और बाहर साम्राज्य के विस्तार के लिए युद्ध छेड़ रखा था। उन्होंने, हमने देखा कि पोलैंड पर आक्रमण किया, यहाँ आप देख पा रहे हैं जर्मनी है और ये यहाँ पोलैंड की सीमा है, तो पोलैंड पर आक्रमण किया था पूर्वी यूरोप में। तो इन्होंने पोलैंड को पराजित किया और पोलैंड का जो उत्तर पश्चिमी हिस्सा था वो अधिकतर हिस्सा इन्होंने क्या किया, जर्मनी में मिला लिया। ठीक है, तो पोलैंड के लोगों को घर बार छोड़ करके भागने के लिए मजबूर कर दिया कि यहाँ पे जो पोलैंड के लोग रह रहे थे इनको भागने पे क्या कर दिया, मजबूर कर दिया। क्यों कर दिया? ताकि जर्मनी के जो लोग हैं उनको यहाँ पर लाकर बसाया जा सके कि ये तो भाग जाएंगे, उनके ऊपर अत्याचार किए गए कि जगह खाली हो जाएगी, संसाधन मिल जाएंगे और यहाँ पे हमारे जर्मनी के लोग आराम से रहेंगे। इन्होंने पोलैंड वासियों को मवेशियों की तरह, पशुओं की तरह खदेड़ दिया
और जो जनरल गवर्नमेंट के नाम का जो दूसरा हिस्सा था यहाँ पर इनको पहुँचा दिया। इस जनरल गवर्नमेंट नामक इलाके में जर्मन साम्राज्य में मौजूद सभी अवांछित तत्वों को भी लाकर रखा गया। अवांछित तत्वों से याद आ गया होगा, रोमा समुदाय, जिप्सी और जितने भी यहूदी थे, विकलांग थे शारीरिक दृष्टि से जो लोग। अब जर्मनी ने क्या किया, इस क्षेत्र में तो लाकर बसा दिए अपने जर्मनी के लोग, यहाँ से बेचारे पोलैंड वासियों को खदेड़ करके इस दूसरे हिस्से में पहुँचा दिया। और इस दूसरे हिस्से को क्या नाम दिया, इस दूसरे हिस्से को नाम दिया गया जनरल गवर्नमेंट का। और इस जनरल गवर्नमेंट में ये लोग तो रह ही रहे थे जो पोलैंड के मूलवासी थे, इसके अलावा जर्मनी के जो अवांछित लोग थे जिनको हिटलर चाहता ही नहीं था कि ये रहें, जैसे कि जिप्सी है, यहूदी है, तो इनको भी यहाँ पर लाकर क्या कर दिया गया, इनको यहाँ पर लाकर छोड़ दिया गया। इसके अलावा पोलैंड के समाज को बौद्धिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से पंगु बनाने की भी हिटलर ने साजिश रची। और पंगु बनाने के लिए क्या किया, जितने भी बुद्धिजीवी थे, बुद्धिजीवी को पकड़ पकड़ के मौत के घाट उतार दिया। अब मेरे को ये बताओ कि बुद्धिजीवी का क्या संबंध है गुलामी से? वो इसलिए कि आपने जब भी भारत का स्वतंत्रता संग्राम पढ़ा, फ्रांस की क्रांति पढ़ी, अमेरिका, जर्मनी, किसी की भी जर्मनी नहीं, रूस, किसी भी देश की आप क्रांति उठा के देख लीजिए, सब में क्या आएगा, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो चिंतनशील वर्ग है, वो क्या है, प्रेरणा देता है समाज को कि ये जो हो रहा है गलत हो रहा है, अपने तर्कों के माध्यम से वो ये साबित करता है। तो जब वो पोलैंड को पंगु बनाना चाह रहे हैं बौद्धिक दृष्टि से, ठीक है, आध्यात्मिक दृष्टि से, तो जो लोग इनको बौद्धिक दृष्टि से चेतना जागृत कर सकते हैं उन लोगों को ही क्या कर दिया, मार दिया गया। तो सारे बुद्धिजीवी थे जो पोलैंड के, इनको मौत के घाट उतार दिया गया। इसके अलावा ऐसे पोलैंड के बच्चे जो कि हिटलर को लगता था, नाजी पार्टी को लगता था कि ये आर्य के तुल्य हैं, मतलब जो हमारे नार्डिक आर्य हैं उन जैसे दिखने में लग रहे हैं, तो उन बच्चों को उनके माँ बाप से छीन लिया जाता था। और जो नस्ल की जांच करवाई जाती थी उनकी नस्लों की, और अगर वो नस्लें सेम पाई जाती थी जर्मन आर्य वाली, तो उनको रख लिया जाता था, जर्मन परिवारों में वो पलते थे, और नहीं तो फिर उनको अनाथ आश्रम में डाल दिया जाता था। आप कल्पना करो क्या स्थिति होगी जर्मनी की, छोटे छोटे बच्चे माँ बाप से छीने जा रहे हैं, और अगर उनकी नस्ल नहीं मिल रही है ना इन आर्यों से, तो इनको क्या कर दिया जाता था, अनाथ आश्रम में पटक दिया जाता था और वहाँ पे ये मर जाते थे। तो आर्य सदस्य लगने वाले पोलैंड के बच्चों को माता पिता से छीनकर नस्ल जांच हेतु नस्ल विशेषज्ञों के पास भेजा जाता था। कामयाब होने पर जर्मन परिवारों में पलते, नहीं तो अनाथ आश्रम में डाल दिए जाते थे, जहाँ पर अधिकतर बच्चे मर जाते थे। इसी तरह से पोलैंड में जो एक दूसरा हिस्सा बनाया गया था जनरल गवर्नमेंट के नाम से, उसमें बहुत बड़े बड़े विशाल घेटों और गैस के चैम्बर स्थापित किए गए। घेटों मैं पहले बता चुकी हूँ, जो बिल्कुल अलग थलग करके पटक दिया जाता है, गैस के चैम्बर। और ये इतने बड़े बड़े विशाल घेटों और गैस चैम्बर होते थे, जब एक आदमी को मारना होता है तो मार दिया, ठीक है, किसी भी उससे, लेकिन जब इतने विशाल सामूहिक स्तर पे नरसंहार करवाया जा रहा है तो उसके लिए उन्होंने क्या बनाए, विशेष घेटों और गैस के चैम्बर बनाए। मतलब कितना अमानवीय कृत्य किया हिटलर ने, ठीक है। आप ये देख सकते हैं, ये जो यहाँ दिख रही है एक मालवाहक गाड़ी है, तो आप सोच रहे होंगे कि इसमें माल जाता होगा लद करके, खाने पीने का सामान, नहीं, इनमें कौन जाते थे, यहूदी। यहूदियों को गैस चैम्बर में ले जाया जाता था इस मालवाहक गाड़ी में भर करके, ठीक है। इसके अलावा यहाँ आप देख पा रहे हैं ये वही गंदी बस्तियाँ जिसमें कि उनको रखा जाता था यहूदियों को, और ये यहाँ पे बने हुए हैं गैस के चैम्बर, ठीक है। हमने अभी देखा कि किस में रखा जाता था, घेटों में और गैस के चैम्बरों में। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं बिल्कुल जो निर्जन सी जगह है, जहाँ एकदम में इनको भर दिया जाता था एक साथ पशुओं की तरह, और फिर जहरीली गैस छोड़ दी जाती थी जिसलिए एक साथ मर जाते थे। और ये घेटों है, गंदी बस्तियाँ, यहाँ पर उनको ला करके पटक दिया जाता था, इनकी अलग से बस्ती बना दी जाती थी। तो इस तरह से हम देखें तो ये जितना भी हिटलर ने किया, जो अपना नस्लीय राज्य उन्होंने स्थापित करना चाहा, एक नाज़ी राज्य स्थापित करना चाहा, उसको उन्होंने 3 चरणों में पूरा किया। तो हमारी बुक में ये अलग से दे रखा है कि क्या क्या चरण थे। पहले चरण में उन्होंने क्या किया, बहिष्कार की नीति अपनाई। जहाँ बहिष्कार मतलब कि तुम यहूदी हो, तुम्हें हमारे साथ रहने का अधिकार नहीं है, हम नार्डिक जर्मन आर्य के लोग हैं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं। तो बहिष्कार की नीति अपनाई गई 1933 से लेकर 1939 तक। इस नीति के तहत ये कहा गया कि हमारे बीच तुम्हें नागरिकों के तरह रहने का कोई अधिकार नहीं है। और इसी के साथ ही 1935 में न्यूरेमबर्ग नागरिकता अधिकार अधिनियम पारित किया गया, और उस अधिनियम के तहत जर्मन या उससे संबंधित रक्त वाले व्यक्ति ही जर्मनी के नागरिक होंगे और उन्हें ही जर्मन साम्राज्य का संरक्षण प्राप्त होगा।
इसी के साथ यहूदियों और जर्मनी के बीच विवाह पर बिल्कुल पाबंदी लगा दी गई, यहाँ तक कि विवाहेतर संबंध भी कोई यहूदियों के साथ नहीं रखा जाएगा। यहाँ आप देख पा रहे हैं पार्क है, पार्क में एक बेंच रखी हुई है और उस बेंच पे लिखा हुआ है कि ये किसके लिए है, ये केवल आर्यों के लिए। यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है केवल आर्य के लिए, मतलब रिजर्व कर दी गई हैं चीज़ें कि आप यहाँ पे आके आराम से बैठ सकते हो, आर्य लोग, आप विशिष्ट लोग हो और ये सिर्फ आपके लिए। जैसे ऐसे नहीं करते अपन हिंसक पशुओं को बिल्कुल अलग कर देते हैं कि आपकी यहाँ पे नो एंट्री, आप नहीं आओगे, ठीक वैसे ही यहूदियों के साथ व्यवहार किया गया था। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं यहूदियों के द्वारा, ये हम नागरिकता अधिकार अधिनियम जो था उसके बारे में पढ़ रहे हैं कि यहूदियों के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराने पर भी पाबंदी लगा दी गई थी, बिल्कुल यहूदियों को अलग थलग कर दिया था। इसके अलावा कुछ अन्य कानूनी उपाय भी किए गए थे, यहूदियों के जितने भी व्यवसाय थे वो छीन लिए गए, उनका बहिष्कार किया गया, सरकारी सेवाओं से उनको निकाल दिया गया, यहूदियों की जो संपत्ति थी उसको भी जब्त कर लिया गया। इसके अलावा यहाँ एक पिक्चर देख पा रहे हैं, ये एक संकेत पट है, संकेत पट होता है ना, रोड पे अपन जाते हैं लगे रहते हैं, इतने 5 किलोमीटर दूरी पे ये है, या फिर सिटी में हम जा रहे हैं तो जवाहर कला केंद्र यहाँ है या ताजमहल यहाँ है, ठीक है। तो ये एक संकेत पट था, जर्मनी का दिखा रखा है, जिसमें ये लिखा गया है कि यह जो उत्तरी समुद्र स्नान क्षेत्र है ये यहूदियों से मुक्त है, कि यहूदी मुक्त क्षेत्र है। ये एक रिजोर्ट का था पिक्चर कि आप यहाँ पे आराम से आइए, आराम से अपना समय व्यतीत कीजिए, क्योंकि ये केवल नार्डिक जर्मन आर्यों के लिए बना स्थान है। तो इस तरह से यहाँ पे एक घटना का जिक्र किया गया है, नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास, कि किस तरह से यहूदियों के ऊपर अत्याचार किए जाते थे। हालांकि ये तो प्रारंभिक चरण है, उसके बाद तो मतलब पशुओं से भी बदतर तरीके से क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया जाता है यहूदियों के साथ। अब नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास क्या था, एक घटना थी, नवंबर 1938 में एक जनसंहार हुआ। उस जनसंहार के तहत यहूदियों की सारी संपत्ति तहस नहस कर दी गई, उनके घरों को, उनके माल को लूटा गया, और इसके अलावा जो यहूदियों के प्रार्थना घर थे उनको भी जला दिया गया और यहूदियों को ही बदले में गिरफ्तार कर लिया गया। तो इतना निर्मम उनके साथ व्यवहार हुआ और इस घटना को नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास के नाम से जाना गया। अब दूसरा जो चरण था वो और ज़्यादा खतरनाक हो जाता है 1940 से 1944 के दौरान। इस दौरान ये नीति अपनाई गई कि तुम्हें हमारे बीच रहने का कोई हक ही नहीं है, कि अभी तो बहिष्कार कर दिया उनका कि आप इस क्षेत्र में नहीं आओगे, इस क्षेत्र में नहीं आओगे। दूसरी नीति के तहत उनको बिल्कुल अलग थलग कर देंगे, ठीक है, उनको जो आम जर्मन जो आर्य लोग रहते थे उस क्षेत्र से ही बाहर निकाल दिया जाएगा। तो सितंबर 1941 में यहूदियों को ये निर्देश दिए गए कि आप क्या करेंगे, आप डेविड का पीला सितारा अपनी छाती पर लगाएंगे, ठीक है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था लड़कियों ने लगा रखा था पीला सितारा, तो ये अपनी छातियों पे लगाएंगे। इसके अलावा जितने भी पासपोर्ट है, कानूनी दस्तावेज हैं, यहाँ तक कि घर के बाहर भी ये डेविड का पीला सितारा लगाना अनिवार्य कर दिया, जिससे कि स्पष्ट पता चल सके लोगों को कि ये यहूदी हैं। इसके अलावा यहूदियों को घेटो बस्तियों, अभी दिखाया था मैंने तुम्हें पिक्चर, घेटो बस्तियाँ जो बिल्कुल निर्धन गरीब भुखमरी वाले जो इलाके होते थे, यहूदियों को घेटो बस्तियों में रखा गया, इनकी संपत्ति छीन ली गई और ये बेचारे भुखमरी, गंदगी और बीमारियों से ग्रसित हो गए। यहाँ पे आप एक पिक्चर देख पा रहे हैं कि यहूदी है, उसने कुछ सामान यहाँ फैला रखा है रोड पे और मेरे पास बेचने के लिए बस यही है, मतलब ये दिखाया जा रहा है कि जिंदा रहने के लिए मेरे पास यही तरीका है कि मैं कुछ भी चीज़ इकट्ठा करके बेच सकूं। यहाँ पे देखिए ये वो पीला सितारा और यहाँ पे एक दंपति को, पति पत्नी को दिखाया गया है जिन्होंने इस तरह का सितारा अपनी छाती पे यहाँ लगा रखा है। तीसरा चरण जो अपनाया गया नाजीवादी पार्टी के द्वारा वो था सर्वनाश का, जो कि 1941 के बाद आया। इतनी ज़्यादा अब हम कहें कि घृणा बढ़ चुकी थी यहूदियों के प्रति कि अब तुम्हें जिंदा रहने का ही क्या नहीं है, जीवन का ही क्या अधिकार तुम्हें नहीं है। तो पूरे यूरोप के जो यहूदी मकान थे, यातना गृह और घेटो बस्तियों में रहने वाले जो यहूदी थे उनको मालगाड़ी दिखाई थी अभी मालगाड़ी आपको, तो उस मालगाड़ी में भरकर मौत के कारखानों में लाया गया। और पोलैंड, साथ ही पोलैंड के अलावा जो जर्मनी के पूर्वी इलाके थे, कौन कौन से इलाके, बेल्जिक, ऑस्विट्स, सोबिबोर, यहाँ आप देख सकते हैं। हालांकि इतना डीपली आपको क्वेश्चन में नहीं लिखना है, क्वेश्चन सिंपली ये आएंगे कि किस तरह की नीति अपनाई गई थी यहूदियों के प्रति, या फिर नाज़ीवाद की जो वैश्विक विचारधारा थी उसको स्पष्ट कीजिए, तो बड़ा क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ आप समझने के लिए देख सकते हैं, ये आप यहाँ देख पा रहे हैं जो रेड कलर से बने हुए हैं, पहले ये रेड कलर में दिखाए गए हैं, तो हम ब्लू कलर ले लेते हैं यहाँ पे।
ये आप देख पा रहे हैं, ये बेल्जिक है, आप ये देख पा रहे हैं, ये यहाँ पे है सोबिबोर, ठीक है, और इधर ये है मायदानेक। तो इस तरह से ये पोलैंड का क्षेत्र है। यहाँ पर बनाए गए, क्या बनाए गए, यहाँ पर बनाए गए मौत के कारखाने, जहाँ पर इनको इकट्ठा करके मार दिया जाता था। और इसके अलावा ये देख पा रहे हैं आप जर्मनी में भी इस तरह के क्षेत्र बनाए गए थे, जहाँ पर क्या किया जाता था, जो गैस चैम्बर होते थे या जो गैस चैम्बर और इसके अलावा जो मारने के तरीके होते थे, इनको सामूहिक रूप से हत्याकांड इनका अंजाम दिया जाता था। तो यहाँ पर जो गैस के चैम्बर बने हुए थे, जो हमने क्षेत्र देखे पोलैंड के क्षेत्र और पूर्वी जो जर्मनी के क्षेत्र, वहाँ पर औद्योगिक और वैज्ञानिक तकनीकों के सहारे इन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। किनको, यहूदियों को। तो इस तरह से इनका खात्मा कर दिया गया। ये आप कुछ पिक्चर्स देख सकते हैं उस समय की, जो आपको अंदाज़ा आप लगा पाओगे कि कैसी स्थिति रही होगी, यहूदियों के साथ कैसा व्यवहार किया गया होगा। ये देखो यहाँ पे, यहाँ जो ये तार वगैरह लगा रखे थे, जो कि खुले बिजली के नंगे तार थे, तो भागने की कोशिश कर रहा था ये व्यक्ति, इसकी मौत हो जाती है। जो ये यातना गृह होते थे, इनमें चारों तरफ क्या होता था, चारों तरफ तार लगे होते थे, नंगे तार, जिनमें करंट दौड़ता रहता था। इसी तरह से एक पिक्चर दिखाई गई है गैस चैम्बर की। यहाँ पे भारी एक कपड़ों का ढेर लगा हुआ है, यानी लोग किस तरह से मर जाते हैं यहाँ पर जहरीली गैस के द्वारा। वैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग करके, तकनीकी का प्रयोग करके सामूहिक रूप से लोगों को मारा गया था। और पिक्चर आप देख लो, ये एक यातना गृह है, देखो इस तरह से सबको यहाँ इकट्ठा कर दिया जाता था, फिर मार दिया जाता था। इस तरह से ये एक और यातना गृह है। अब दिखने में तो ये लग रहा है बहुत ही सुंदर पिक्चर है ना। इसमें लिख भी रखा है कैप्शन में कि कैमरा मौत के मैदानों को भी खूबसूरत बना सकता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इस जगह में कितने लोगों को, निर्दोष लोगों को सामूहिक रूप से मारा गया था। और ये देखो, अंतिम समाधान से पहले के दिन से छीने गए जूते। अंतिम समाधान मतलब, अंतिम समाधान किसे कहते थे वो लोग, मैंने कहा था ना, सोचे समझे शब्दों का प्रयोग करते थे कि कोई आम आदमी या कोई दूसरा देश तो समझ ही नहीं सकता था कि ये कौन से अंतिम समाधान की बात कर रहे हैं। तो अंतिम समाधान से यही तात्पर्य था कि सामूहिक हत्याकांड कर दिया जाए। तो अंतिम समाधान से पहले देखो लोगों के जूते कैसे, कितनी असंख्य संख्या में बिखरे हुए हैं। तो बच्चों, इस तरह से हमने आज के चैप्टर के तहत अध्ययन किया नाथसीवादी सोच का। नाथसीवादी जो वैश्विक विचारधारा थी, हम कह सकते हैं कि एक तरह से पूरी संपूर्ण तानाशाही की विचारधारा थी, जिसमें एक सनक थी कि जर्मन जो नार्डिक आर्य हैं वो ही सर्वश्रेष्ठ है, और अन्य जितनी भी जातियाँ कौम रह रही थी उनके ऊपर अत्याचार किया गया था। तो बार बार देखो इस वीडियो को, नोट्स बनाओ और समझने की कोशिश करो। धन्यवाद।